So hi everyone. I'm so sorry for taking this class after such a long time. I was stuck with the exams of other students, so I could not make time to make videos. I'll try my best again. I promise every class, but I'm unable to keep my promise. I'm very sorry for that. So let's begin with chapter 2 of BCK without wasting any time. ओके सो इन चैप्टर टू इज़ लिटिल लेंदी, थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर, तो हम इसको 4-5 क्लासेस में फिनिश करेंगे. आई विल ट्राई टू फिनिश एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? इट्स इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट. तो आपको पता है कि बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए अगर आप बिजनेस में कितनी भी मेहनत कर लो, आप कितना भी अपना 100% दे दो, बट इफ़ द इन्वायरमेंट इन विच यू आर वर्किंग, राइट, इफ़ इट इज़ नॉट राइट, तो वो वर्क नहीं करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हिल स्टेशन में अगर आपने फ़ैन का शॉप खोला या एसी का शॉप खोला, तो इट विल नॉट वर्क, राइट. सो योर इन्वायरमेंट मस्ट सूट the business that you are doing or you are dealing with. Understood? So this is what we are going to study, that how environmental factors affect our business, okay, and how the business affects the environment in any way possible. So these are the things which we are going to study in this chapter. So now let's begin with some few notes, and you can just copy it with me as well. So business environment. ओके, सो व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट? सो यू ऑल नो कि यहाँ पे एक बिजनेस होता है, राइट, एंड बिजनेस के चारों तरफ इन्वायरमेंट होता है. सो हमको ये पढ़ना है कि व्हाट इज़ द रिलेशन इन दोनों में, इन्वायरमेंट और बिजनेस के बीच में क्या रिलेशन है, हाउ बिजनेस गेट अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस. तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एज वेल. सो हर बिजनेस, ईच बिजनेस जो मैं लिखवा रही हूँ, इट्स मोर देन इनफ फॉर योर MCQ, ओके. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अगेन एंड अगेन आई रिमाइंड यू गाइज इन एवरी क्लास. Okay, so each business organization operates in its environment, right? हर कोई अपने अपने यूनिक इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है, इन इट्स यूनिक इन्वायरमेंट, राइट. नंबर 2, तो ये आपको समझ में आया, हर बिजनेस अपने एक यूनिक इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है. अगर आपने उसको स्टार्ट भी किया है तो कुछ हद तक, अगर आप कुछ महीनों कुछ सालों तक चला पाओगे, बट लॉन्ग रन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके इन्वायरमेंट आपके बिजनेस के साथ कंपैटिबल होना पड़ेगा, या आपके बिजनेस को आपके इन्वायरमेंट के साथ कंपैटिबल होना पड़ेगा. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस. ये जो पॉइंट्स मैं दे रही हूँ इसी से MCQ बनते हैं, ठीक है. इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एंड ऑल्सो गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, ऑफ कोर्स, राइट, इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. तो इन्वायरमेंट से व्हाट इज़ एन इन्वायरमेंट? बेसिकली अगर मैं आपको पूछूं कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे बताओगे कि मैम इन्वायरमेंट का मतलब नेचर, ये पेड़ पौधे. नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही. मैं इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग. बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज द सराउंडिंग. द आसपास में क्या है, बिजनेस जो वर्क करेगा. सो व्हाट इज़ द कंज्यूमर, व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर एग्जिस्ट इन दैट एरिया, ओके. देन आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट कंडीशन. देन आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेस वेर यू आर सेटिंग अप अ बिजनेस. तो वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसी है, वहाँ पे लॉ कैसा है, लीगैलिटी क्या क्या ज़रूरत है, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं आपके, राइट, रिसोर्सेज कैसे हैं आपके. सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ सराउंडिंग्स जो कंप्राइज करते हैं, और उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट. अंडरस्टूड? उसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, तो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, एंड साथ ही साथ बिजनेस भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ओके. नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल फोर्सेस. नाउ एक्सटर्नल ऑफ कोर्स, राइट. अब आपके घर में क्या हो रहा है, नोबडी नोज, राइट. सो वो हो गया आपके इंटरनल फैक्टर्स,
कि आपका जो आपकी आपकी जो मेंटल कंडीशन या आपकी इमोशनल कंडीशन या वट एवर, सो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज योर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, राइट, हाउ इज़ योर हेल्थ, आपके घर में क्या चल रहा है, और एक्सटर्नल हो गए कि बाहर के लोग, आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो सेम चीज़ है विद द बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस में इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की अंदर वाली फैक्टर्स, और होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि आपकी सराउंडिंग्स, आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके रिसोर्सेज, आपके गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये हो गए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट, मैं एनवायरनमेंट का शॉर्टकट लिख रही हूँ, ठीक है, रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स और कंडीशंस। एक्सटर्नल मैंने क्यों बोला, बिकॉज ऑफ कोर्स ये इंटरनल से रिलेटेड है ही नहीं, एनवायरनमेंट हमारी बाहर से रिलेटेड है, और कंडीशंस। ओके, कि क्या कंडीशन में आपने वर्क करना स्टार्ट किया वगैरह। सो दैट exert some degree of impact on the business decisions, strategies and actions taken by the firm. Taken by the firm मतलब क्या हुआ कि अब ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये आपके बिजनेस पे कुछ एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, ठीक है, जो आपके बिजनेस के डिसीजंस, स्ट्रैटेजीज, डिसीजंस ऑफ कोर्स आप उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस के डिसीजंस लोगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजीज बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपकी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है, जो इन्वायरमेंट है, वो आपके बिजनेस को एक थोड़ा सा ना क्या करती है, एक काफ़ी हद तक आपको थोड़ा सा प्रेशर देती है, फोर्स देती है, इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से, जिससे इन्फ्लुएंस होके आप क्या करते हो, आप बिजनेस डिसीजंस लेते हो। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट। तो अब हमको क्या करना है, वंस द वी हैव अंडरस्टूड द एनवायरनमेंट, वंस हमने अपने आसपास के सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हमको करना क्या है, हमको उसको एक बार आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके हमको उसको यूज़ करना है अपने परफॉर्मेंस के अंदर। Are you getting my point? Suppose for example there is some factor, some government policies that has changed, जिसकी वजह से आपके बिजनेस के कुछ रूल्स थे जो डिफरेंट थे। नाउ बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट पॉलिसी आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस को नुकसान होने वाला है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली, इजंट इट। तो हम क्या करेंगे, बाहर में इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है, अगर वो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर्स थोड़े से भी इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज को उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि वेदर दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग और नॉट, बात समझना, वेदर दैट स्ट्रैटेजी इज वर्किंग और नॉट, और फिर उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो मैं अभी लाइन लिखवाने वाली हूँ, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, तो इसको अभी आपको नोट करना है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अप्रेज करते हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अप्रेज करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। अप्रेज का मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस को उसके अकॉर्डिंग और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, राइट, परफॉर्मेंस को। एंड देन वी रिस्पॉन्ड, एंड व्हाट डू वी डू देन नेक्स्ट, वी रिस्पॉन्ड टू द वेरियस opportunities. This is a very important line which you will see in the coming in this chapter itself, in the coming classes also, कि ये हर में बहुत बार रिपीट किया गया है। आपकी जो ये आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड टू द वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स है, ये बहुत बार रिपीट किया गया है, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द होल चैप्टर इज़ अबाउट। आपको फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्मेंस सुधारना है, अप्रेज करना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। किसको रिस्पॉन्ड करोगे आप,
जो भी इन्वायरमेंट आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं या थ्रेट्स देते हैं उसको आप रिस्पॉन्ड करोगे। बात समझ आ गई? तो उस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को आप कैसे अपने तरफ लेके आते हो, दिस इज ऑल अबाउट दैट। ओके, सो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स इन इट्स एनवायरनमेंट। तो आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इस चैप्टर का मेन बेसिस है कि आपको करना क्या है। गॉट इट? तो यहाँ पे आपकी बुक में आपको दिखेगा कि एक पॉइंट है कि एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने डायनासोर की कहानी सुनी होगी कि डायनासोर्स पहले थे, राइट, बट दे कुडंट अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गॉट एक्सटिंक्ट। वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, चेंज नहीं कर पाए, चारों तरफ वातावरण जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा था, राइट, लेकिन डायनासोर्स दे कुडंट अडेप्ट to the changing environment and therefore because of that it is extinct today, it has extinct today, understood? So यही सेम चीज हमको बिजनेस के ऊपर भी लागू करनी है। क्या हम क्या बोलेंगे कि एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, टू सर्वाइव अ कंपनी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए उसके पास? मस्ट हैव टू थिंग्स। व्हाट आर दोज? एबिलिटी टू प्रॉस्पर, to prosper, and second is ability to change, understood? ability to change, गॉट इट? तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो लॉन्ग रन में आपकी बिजनेस कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब देखो आपकी बुक में एक कोट होगा चार्ल्स डार्विन का, इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव, नॉट द इंटेलिजेंट बट द वन हु इज रिस्पॉन्सिव टू चेंज। सो ये किसने कहा है? ये आपको चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि वो इंसान जो बहुत शक्तिशाली है वो नहीं सर्वाइव करता, जो बहुत इंटेलिजेंट है वो नहीं सर्वाइव करता, इनफैक्ट जो बदलते इन्वायरमेंट के साथ चेंज होने के लायक हो, चेंज होने की केपेबल हो, वही लॉन्ग रन में सर्वाइव करता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लाइन जो आपको किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने कहा है। तो ये आपको लिखने को तो आएगा नहीं, एमसीक्यू आएगा। तो बेसिकली इन दिस पॉइंट व्हाट दे कैन आस्क इज कि ये लाइन किसने लिखी है, हु इज इट रिटन बाय। तो वैसे करके जो भी आपके जो ऑथर्स और जो भी राइटर्स आपको आगे भी चैप्टर्स में दिखेंगे, तो बेसिकली यही आपको दिया जाता है क्वेश्चन कि किसने लिखा है ये, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसमें इतना ही है जो आपको समझना है इंट्रोडक्शन के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर मीनिंग। क्या क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट, क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे क्या है। तो नाउ सी, मीनिंग, ओके। सो ये बेसिकली क्या बोल रहा है? नाउ सी, देयर इज अ फर्म हियर। व्हाट इज इट? फर्म है। फर्म के मतलब फर्म मतलब कंपनी। अब इसके चारों तरफ क्या क्या एनवायरनमेंट आपको समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? एक कंज्यूमर्स आ रहा है, राइट, सबसे बेसिक है। फिर आपके क्या आएंगे? सप्लायर्स आएंगे जिससे आप रॉ मटेरियल्स लेते हो, वेरी बेसिक। फिर आपको गवर्नमेंट आएंगे, कॉम्पिटिटर्स आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, राइट, इनकी पॉलिसीज। देन आपको कॉम्पिटिटर्स याद आएंगे कि कॉम्पिटिटर्स भी है जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। और आपके क्रेडिटर्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिटर्स के अंदर बेसिकली मैं सारे ले रही हूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी ले रही हूँ। नाउ सी, एक बिजनेस is dependent upon its external factors, right, its environment, right, it is dependent upon, जो मैंने अभी तक आपको क्लियर कर दिया है कि एक बिजनेस इस पे डिपेंड करता है। तो इन्वायरमेंट में ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक फर्म को अपॉर्चुनिटीज़ देती है या फिर थ्रेट देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे इन योर बुक ऑल्सो देर इज़ अ ऑथर, देर इज़ अ लाइन विच इज़ रिटन which is given by ग्लूइक एंड जोवैक, ठीक है ना। तो ग्लूइक एंड जोवैक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट देते हैं,
राइट। तो आपको ये फैक्टर्स को इंक्लूड करके, इनका मोस्ट यूज़ करके, आपको इन फैक्टर्स को इंक्लूड करके आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ और ये थ्रेट्स को क्या करना है, उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। अंडरस्टूड। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू, और ये जो ग्लूक एंड जुआक लिखवा रही हूँ मैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये सारे ना ऑथर्स और ये सारे ये लोग देते हैं, मतलब ये इनको ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते आप इसको, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि क्या कहा इन्होंने, देर आर मैनी फैक्टर्स, देर आर मैनी फैक्टर्स दैट affect the business, right, but the most important of them, but the most important of them are important of them are कौन से हैं, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। हम ये सारे फैक्टर्स बहुत डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पे जस्ट इसने क्या कहा वो हम कर लेते हैं। सप्लायर्स जो मैंने लिखवाया है आपको ऊपर, कॉम्पिटिटर्स एंड गवर्नमेंट। तो इसने इन्होंने कहा, ये जो ग्लूएक एंड जुआक ने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर दीज। व्हाट आर दोज? दीज। तो ये किसने कहा? ये ग्लूएक एंड जुआक ने कहा है। तो याद रखना, इसको ध्यान में रखना है हमें, ठीक है ना। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ही हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉइंट है, जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कॉम्प्लेक्स। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। हाउ इज इट कॉम्प्लेक्स? बिकॉज इट हैज़ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट। जो मैं लगातार आपको बोल रही हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करता है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं आपके ये मोबाइल फ़ोन्स का, राइट। पहले के ज़माने में अगर आपको गाना सुनना होता था तो आप क्या करते थे? आप रेडियो यूज़ करते थे, इज़न्ट इट। फिर उसके बाद आपका आया ये म्यूज़िक सिस्टम, ये आईपॉड, ये क्या बोलते थे उसको, जिसमें आप सॉन्ग्स बहुत सारे फिल कर सकते थे एंड यू यूज टू सिंग हियर इट। फिर आ गया आपका मोबाइल फ़ोन्स, राइट। अब मोबाइल फ़ोन्स में आप कॉल भी कर रहे हो, आप बात भी कर रहे हो, म्यूज़िक सिस्टम भी है उसके अंदर, एवरीथिंग इज़ देयर। तो देखो, एक कंपनी जो पहले एक सर्विस प्रोवाइड करती थी, धीरे धीरे उसने बहुत सारे बिजनेस अपने इन्वायरमेंट को समझा, कंज्यूमर्स की नीड को समझा, और उसने उसी के साथ और एक चीज़ इन्वॉल्व कर ली, अडेप्ट किया उसने चेंज को लेके। तो देखो, एक पार्ट को समझना इजी होता है। कोई भी बिजनेस में अगर आपको एक इंडिविजुअल पार्ट में दे दूँ तो आप उसको समझ जाओगे बहुत इजीली, बट एज अ होल अगर आपको बिजनेस को समझना है ना, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज इट हैज़ सो मेनी फैक्टर्स। आपको बिजनेस को इतने सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते होते हैं कि सबको मिला के अगर आपको समझने की कोशिश आप करोगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आ जाता है। एज अ पार्ट अगर आपको समझना है, जस्ट अ लिटिल पार्ट, फॉर example, if you want to understand only the resources that is required, or only the production that is being done, or the suppliers part or the competitors part, तो individually अगर आप एक एक फैक्टर्स को लोगे तो you will understand it, but as a whole अगर आप लोगे तो you will not be able to grasp it easily। तो हम इधर क्या लिखने वाले हैं? हम इसमें यही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? there are number of factors, right, there are number of factors फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, राइट, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रही है, आ रही है, ठीक है। सोर्सेज, सो इट, ये एक हो गया, दे आर नंबर ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इवेंट्स, राइट। इट इज ईजियर टू अंडरस्टैंड, ईजियर टू अंडरस्टैंड in part, right,
कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप पार्ट में इजीली समझ पाओगे, बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड या अंडरस्टैंड। मैं इजी लैंग्वेज में ही समझा रही हूँ आपको। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड ही होता है, ठीक है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और ग्रास्प इन टोटलिटी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है। तो सारे फैक्टर्स को एट वंस आप नहीं समझ सकते, आपको टाइम लगेगा टू ग्रास्प इट। सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसिडर आप नहीं कर पाते हो कभी कभी, राइट? सो नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक। आई होप आप ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक। डायनेमिक क्या है? मतलब चेंज होते रहता है, इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इटसेल्फ, राइट? सो क्या लिखोगे? इट कॉन्स्टेंटली changes itself, constantly changes itself, there is a constant, मतलब मैं 2 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ आपको, जो जिसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। constant dynamism in its shape and nature, ठीक है ना? तो इतना कॉन्स्टेंटली आपकी जो ये इन्वायरमेंट है इतना चेंज होता रहता है कि उसके नेचर में भी बहुत बदलाव आ जाते हैं, उसके शेप में भी बहुत बदलाव आ जाते हैं। अब शेप का आप बोलोगे कि मैम राउंड शेप है, स्क्वायर शेप है, वैसा शेप नहीं। शेप इन द सेंस कि जैसे कि ये वर्क कर रहा था एक डायरेक्शन में, राइट? इट वॉज वर्किंग इन वन डायरेक्शन, बट देन देर इज सो मेनी फैक्टर्स इफेक्टिंग इट कि कंटिन्यूसली वो डायरेक्शन छोड़ के इसको किसी और तरीके से मूव करना पड़ रहा है। तो वो हो गया शेप। नेचर हो गया कि इट वॉज वेरी पॉजिटिव, मे बी जैसे आपके होते हैं ना इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करती हूँ मैं, तो कभी रिसेशन आता है, कभी आपका बूम आता है। तो ये आपका एक नेचर हो गया कि इन्वायरमेंट किस हिसाब से चेंज करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका नेचर हो गया। अंडरस्टूड? सो एक जैसे कि एक यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एक फिल्म इंडस्ट्री जनरेट्स रेवेन्यू फ्रॉम रिंगटोन्स, कॉलर ट्यून्स, राइट? एक फिल्म इंडस्ट्री है, वो सिर्फ मूवी बना के तो पैसे नहीं कमाती, राइट? वो देखती है कि एक कंज्यूमर को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो उस हिसाब से वो अडेप्ट करती रहती है। एंड देन व्हाट डज इट डू? तो बिजनेस, हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो नीड्स है, वो इतने कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। हमें कितनी सारी चीज़ों की पहले ज़रूरत नहीं थी जो अब है। तो हमारे चेंजेस इतनी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी आसपास चेंज होता जा रहा है। तो ये बहुत ही डायनामिक है, जिसकी वजह से आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। गॉट इट? तो ये आपका डायनामिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं अभी बता रही हूँ, मल्टीफेसेटेड। क्या है नेक्स्ट? मल्टीफेसेटेड। मतलब मल्टीफेसेटेड का मतलब इसके बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस बोल लो आप, या फेसेस बोल लो। फेसेस, मल्टीफेसेटेड मतलब मेनी फेसेस, बेसिकली इन इंग्लिश इट मीन्स दैट। सो क्या हो रहा है कि अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक सीधा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक अभी जैसे ये कोविड का सिचुएशन था, राइट? तो कोविड के सिचुएशन में बहुत जनों ने इस कोविड के सिचुएशन का फ़ायदा उठाया ना। कैसे उठाया? जैसे कि इन लोगों ने अचानक से मास्क प्रोड्यूस करने लगे। ये ऑक्सीमीटर जो पहले कोई किसी के घर पे होता भी नहीं था, अब हर घर पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी की तरह ली गई फॉर बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज, राइट? सो दे टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। वहीं किसी और के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं मानी जा सकती, ये शायद से थ्रेट होगा फॉर डिफरेंट जो ऑलरेडी इस बिजनेस लाइन में थे, मे बी, या कुछ और। तो एक अपॉर्चुनिटी जो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, दूसरे कॉम्पिटिटर द अदर वन के लिए वो थ्रेट हो सकता है ना। तो मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है एक इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट है, एक सिंगल इन्वायरमेंट है, वो मेरे लिए पॉजिटिव हो सकता है लेकिन किसी और के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द ऑब्जर्वर, कि वो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे कि मेरा इन्वायरमेंट क्या है, कैसा है। फेसेटेड मतलब कि इट हैज़ सो मेनी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स टू इटसेल्फ
that you can perceive it as you wish, as you see. So there are a lot of attributes to a business environment. तो हम क्या लिखेंगे? There are many attributes. Attributes मतलब बहुत सारे features है. Attributes to the business environment, right? ठीक है ना? Environment बहुत सारे attributes हैं, right? और शेप एंड कैरेक्टर डिपेंड करता है. अब आप उस बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसा, अब जैसे इंसानों का ही ले लो, कोई इंसान किसी के लिए अच्छा है, कोई इंसान किसी के लिए बुरा है, तो आप कैसे देखते हो, कैसे जज करते हो? आप अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग जज करते हो. तो वैसे ही इन्वायरमेंट का भी शेप एंड नेचर आप कैसे बताओगे? अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन. तो हम क्या लिखेंगे? शेप एंड कैरेक्टर, शेप एंड कैरेक्टर of the environment depends upon what? Depends upon the perception of the observer. अंडरस्टूड? तो जो ऑब्जर्वर है उसके परसेप्शन पे डिपेंड करता है, राइट? एक के लिए अपॉर्चुनिटी दूसरे के लिए थ्रेट बन सकती है. दैट इज़ वेरी लॉजिकल ऑल्सो. अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट आते हैं हम फार रीचिंग इम्पैक्ट में. किस में आएंगे? फार रीचिंग इम्पैक्ट में. ना व्हाट इज दिस पॉइंट सेइंग अस? फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या बोलता है कि आज आप बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या 1 साल 2 साल के लिए कर रहे हो? नहीं. आप क्या करते हो? लॉन्ग रन के लिए करते हो, राइट? तो आपको दूरदर्शी होना पड़ता है बेसिकली. तो ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स क्रिटिकली ऑन द बिजनेस. तो अगर आपकी बिजनेस को अच्छा करना है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट नहीं करेंगे, मैं मेहनत करूँगा और सब कुछ अच्छा होगा. ऐसा नहीं होता है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मेहनत में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी. करो मेहनत बट थोड़ी चेंजेस, राइट? तो वो करना होगा. तो यहाँ पे फार रीचिंग इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग रन में देखो तो आपको अगर प्रॉफिटेबिलिटी कमानी है तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, इन सिंक होना पड़ेगा. ठीक है ना? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक फार रीचिंग इम्पैक्ट देता है. मतलब क्या करता है? एक बहुत ही हमको लॉन्ग रन इम्पैक्ट करता है. तो ये उसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है. तो आप क्या लिखेंगे? ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, growth and profitability depends critically मतलब significantly, बहुत ज़्यादा, on environment, right? तो अगर environment change होता है तो business भी, if environment changes then what happens? Business changes too, right? बिजनेस भी आपका चेंज हो जाएगा. सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, मैं थोड़ा हरी में लिख रही हूँ ताकि आपका जितना ज़्यादा मैं ख़त्म कर पाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा हो. तो मैंने क्या बोला? अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो बिजनेस भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा. ठीक है ना? टू सम एक्सटेंट. तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक था ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. आपको समझ में आ गया? इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा. नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विद इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको करनी है? इसमें है 2-3 पॉइंट्स. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट थोड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना. फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं बता रही हूँ क्या है? एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? क्लोज होता है, कंटिन्यूअस होता है. नहीं, एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्लोज कंटिन्यूअस तो नहीं, मतलब सॉरी, ये आपका बिजनेस है और ये आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है, राइट? इनके बीच में क्या है? इंटरैक्शन, रिलेशन, क्या चीज़ का, कैसा रिलेशन है इनके बीच में? रिलेशन कैसा है? इंटरैक्शन कैसा है? कैसा है? इंटरैक्शन और रिलेशन वट एवर इज क्लोज, continuous is very close and continuous. मतलब कि एकदम क्लोज, मतलब जैसे बोलते हैं ना एकदम इमीडिएट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा. ठीक है ना? दूर का रिलेशन नहीं है, मतलब इमीडिएट रिलेशन है. तो बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच में कंटिन्यूअस इंटरैक्शन होता है. आपका बिजनेस एनवायरनमेंट को आप एक बार भी कट नहीं कर सकते फ्रॉम द बिजनेस. एक दिन के लिए भी आप कट नहीं कर सकते.
राइट। आप जैसे मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह सकते, वैसे ही बिजनेस इन्वायरमेंट से दूर नहीं रह सकता। अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है इन द लॉन्ग रन, जैसे मैंने आपको आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ कमानी है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट को हर दिन अपडेटेड करके अपने बेनिफिट के लिए उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, राइट। तो बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट में रिलेशन कैसा है, आपको क्या लिखना है, अगर आ गया तो क्लोज एंड कंटिन्यूअस रिलेशन है बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ये था आपका इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने बताया था कि करना है। इसके अंदर अब कुछ पॉइंट्स हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, व्हाई इज़ इट नेसेसरी, क्या फ़ायदा होता है इससे। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट, अगर आप आज कोई भी स्कूल में एडमिशन लेते हो या अगर आपने सीए में एडमिशन लेने का सोचा है, तो आपने रिसर्च करी या नहीं करी, करी ना। तो ये रिसर्च का जो आपको मिला, कहाँ से मिला आपको, आपने मार्केट में गए, आप अपने फ्रेंड्स से पूछे, आपने इंटरनेट सर्च किया, आपने बाकी सीए से बात करी, तो आपने बहुत सारी जगहों से पता करा ये इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन निकाला, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली ना। बिजनेस इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट आपके आसपास है, इसके थ्रू आपको इतने अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं जिसकी वजह से आप ये कोर्स कर पा रहे हो, राइट। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू डिटरमाइन कि आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए या थ्रेट है, आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है वेदर वट एवर इज कमिंग ऑन टू यू और वट एवर द थिंग्स आर गोइंग अराउंड यू, कैन यू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी या ये आपके लिए एक थ्रेट है। जैसे कोविड हमको पता था हमारे लिए थ्रेट है, तो हम उस अकॉर्डिंगली बिहेव करते थे। अब कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगा, आपको लग रहा है ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, तो हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ट्रीट करेंगे। तो ये आपके परसेप्शन पे है, आप बिजनेस इन्वायरमेंट को कैसे परसीव करते हैं वो आप पे है, लेकिन डिटरमाइन तो आपको करना पड़ेगा, राइट। आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट को, उसके बाद आप परसीव कैसे करते हैं दैट इज़ अप टू यू। बट आपको बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज, तो नंबर 1 पॉइंट क्या लिखोगे, नंबर 1 पॉइंट, बिकॉज इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग क्या, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो अब इस अपॉर्चुनिटीज़ का आप करते क्या हो, व्हाट डू यू डू विद दीज अपॉर्चुनिटीज़। आप इसको आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हो तो आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो ना। एक्सप्लॉइट मतलब अपनी बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, फॉर योर ओन बेनिफिट। और अगर आपने थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको पता पड़ गया कि आज बारिश आने वाली है, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आर यू नॉट गोइंग टू गो आउट, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गो आउट, बट देन यू आर गोइंग टू टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, इजंट इट। सो यू आर मिटिगेटिंग, रिड्यूसिंग द थ्रेट ऑफ गेटिंग वेट, अंडरस्टूड। तो अगर थ्रेट आ जाता है तो आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके लिए पहले से ही प्लान बना लोगे। सो अवॉइड करोगे या अपने आप को प्रिपेयर करोगे, इजंट इट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ने से क्या होता है, या तो आप अवॉइड करोगे या तो आप प्रिपेयर करोगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट का है कि ये आपको एक तरीके से डायरेक्शंस देता है फॉर ग्रोथ। क्या देता है, डायरेक्शंस फॉर ग्रोथ। अब आप बोलोगे कैसे डायरेक्शंस देता है फॉर ग्रोथ, आपको कैसे सस्टेन करना है, आपको कैसे कंटिन्यूअसली चेंज करना है और अडेप्ट करना है। अगर आप सस्टेन करना चाहते हो, मतलब डायरेक्शंस कैसे देता है, अगर आप सस्टेन करना चाहते हो, जीना चाहते हो, सस्टेन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस चेंज को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपको ये डायरेक्शंस देता है क्या नहीं देता है, ग्रोथ के लिए डायरेक्शंस देता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को जब आप एनालाइज करते हो तो आपको एक तरीके से एक डायरेक्शन मिलता है कि अच्छा ये चेंजेस हैं तो मुझे करना क्या है। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो कि मुझे क्या करना है, उसके बाद आप क्या करते हो, अडेप्ट करते हो, एंड देन फ्रॉम देयर यू ग्रो। गॉट इट। तो हर सिचुएशन को, इसको अगर मैं फिलोसॉफिकल क्लास बनाने लग गई तो ये फिलोसॉफिकल क्लास भी बन जाएगा, बट आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट, बिकॉज सी वट एवर कम्स इनटू योर लाइफ यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड देन मूव ऑन, right? So you just need to accept it and move on in life. So that is what this is saying basically. So आप उसको accept करो, उसको change करो, फिर अपनी policies को change करो, अपनी strategies को change करो और फिर move on करो। तो मैं इसी के लिए आपको ये बोलना चाहूँगी कि आप सभी CA के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप CA का फाउंडेशन दे रहे हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे एक अटैम्प्ट में क्लियर कर ले, बहुत सारे बच्चे एक अटैम्प्ट में क्लियर ना करें। तो इससे हमको करना क्या है, हमको अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना है,
फिर क्या करना है, अपनी पॉलिसीज़, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, पढ़ने की स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, एंड देन यू विल सी हाउ यू विल डू वेल. सो डू नॉट लूज होप एवर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ. कंटिन्यूअस लर्निंग. नेक्स्ट क्या है कि कंटिन्यूअस हम कुछ सीखते हैं. आपको कंटिन्यूअस पता चल गया ना, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. सो कंटिन्यूअसली आप कुछ सीखते हो. इन्वायरमेंट इतना कॉन्स्टेंटली चेंज होता है ना कि आप कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ उससे सीखते रहते हो और ग्रो करते रहते हो. तो दिस इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक. नेक्स्ट आते हैं इमेज बिल्डिंग. अब ये इमेज बिल्डिंग क्या है, वॉट इज दिस इमेज बिल्डिंग? ओके, इमेज बिल्डिंग ना, अभी जैसे कि पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, राइट? पहले हमारे यहाँ पे, मतलब हमारे अर्थ में इतना पोल्यूशन तो नहीं था, राइट? बट हुआ क्या, आपकी सिविलाइजेशन ग्रो होने लग गई, राइट? तो हमारी नीड्स बढ़ने लग गए, पॉपुलेशन बढ़ने लग गया, तो हमारी नीड्स बढ़ने लग गई, इंडस्ट्रीज़ फॉर्म होने लग गई. धीरे 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 करके पोल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा. फिर गवर्नमेंट ने अपने लीगल बुक्स में, लॉ में अपनी पॉलिसीज़ चेंज करी और उन्होंने कहा कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनको क्या करना है, उनको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, मतलब इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी. क्या करना पड़ेगा? जैसे आप सिर्फ बिजनेस खोल के सिर्फ पैसे कमाओगे वो चलेगा नहीं. अगर आपका टर्नओवर या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी या इससे ज़्यादा ऊपर है, थ्रेशोल्ड है, उससे ऊपर है, तो आपको कुछ इन्वायरमेंट के लिए करना पड़ेगा, कुछ टैक्स देने पड़ेंगे या फिर कुछ भी आपको इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना होगा, राइट? अंडरस्टूड? तो हो क्या रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हुआ. यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ये पोल्यूशंस वगैरह आए, सोशल, ये आपके जो इन्वायरमेंट वाले जो इन्वायरमेंट है वो, उसमें चेंजेस आ गए. चेंजेस आए तो उसकी वजह से नए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत पड़ी. अब उस पॉलिसीज़ से क्या हो रहा है, बेसिकली आपका इमेज एक बिल्ड हो रहा है विद द इन्वायरमेंट, विद द कंज्यूमर्स, एंड यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ इमेज amongst the consumers by being eco friendly. आप इको फ्रेंडली बन के, जैसे एक एग्जांपल है ये इको फ्रेंडली का, वो बन के आप एक इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हो. अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट है, कि आप कैसे सेंसिटिविटी दिखाते हो टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट. तो बेसिकली क्या लिखोगे आप, एक जैसे एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ इको फ्रेंडली, राइट? तो यू आर शोइंग बेसिकली सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इन्वायरमेंट. ये है आपका इमेज बिल्डिंग बिटवीन व्हाट, बिटवीन अमंग्स द कंज्यूमर्स, जो आपको दिखाना है. नाउ लेट्स, अभी जैसे ये पतंजलि है, राइट? पतंजलि, हमारे इतने सारे प्रोडक्ट्स थे, राइट, FMCG के. नाउ पतंजलि के इतने प्रोडक्ट्स क्यों खरीदे जा रहे हैं आजकल? वाई पीपल आर गोइंग बिहाइंड पतंजलि प्रोडक्ट्स? वाई पीपल आर मूविंग इनटू वीगन फूड, वेजिटेरियन फूड? वाई? बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड दैट Ayurvedic, मतलब they are now the lifestyle of the people are changing continuously because of the health issues and everything. तो इतने सारे लाइफस्टाइल इश्यूज आ चुके हैं जिसकी वजह से दे आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट ऑप्शन. तो हमको उस नेक्स्ट ऑप्शन को अडेप्ट करना पड़ेगा. हमको पता चल गया कि कंज्यूमर हमारे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो हमें भी उसको एज एन अपॉर्चुनिटी कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए और इमेज बिल्डिंग करनी चाहिए कि इको फ्रेंडली होनी चाहिए, जो आपके हेल्थ को अच्छा करती है, ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स नहीं. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको, जो इस कैटेगरी में फिट हो जाता है. Now let's move to the next point, which is meeting competition. Now what is meeting competition? This is a very simple point. Meeting competition, कि अगर आपको मीट करना है कंपटीशन, उसके साथ आपको फ्रेंडली हेल्दी वे में कंपटीशन मीट करना चाहिए, कि आप स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्मुलेट करें अकॉर्डिंगली. अपने कॉम्पिटिटर्स अगर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाएं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि अगर सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसका ₹10 शॉप ए ले रहा है, राइट?
उसी के बगल में शॉप बी है, तो वो कभी भी इस प्रोडक्ट का 12 रुपये नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं 12 रुपये लूँगा तो ये इसके पास चले जाएंगे, सारे कंज्यूमर्स इसके पास चले जाएंगे। तो वो अपने कॉम्पिटिटर से देख के उसने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी करी, राइट। तो ये होता है स्ट्रैटेजी जो आप कॉम्पिटिटर्स से देखते हो, मीट कर मतलब उसके कॉम्पिटिटर्स को मीट करके आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो, उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ योर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। सो लेट्स मूव। यहाँ पे ना मैं आपको कुछ बुक से नहीं करवा मतलब मैं बुक टोटली नहीं करवा रही हूँ, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिख के दूंगी, लिखवाऊंगी, वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, इट्स जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली फ्यू थिंग्स हियर। So now next is your relationship between organization and its relationship between organization मतलब कंपनी, जो भी कंपनी आपकी है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। इजी। तो अब इसके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप समझते हैं कि क्या है रिलेशनशिप, कैसे वर्क करता है, क्या है नहीं। नंबर 1 आते हैं विथ इंफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड है, जैसे मैं बोल रही हूँ बस वैसा सुनिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? बेसिकली इन्फॉर्मेशन होता है कि जो भी डेटा, राइट, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह वगैरह, तो ये आपके बारे में आपका इन्फॉर्मेशन हो गया। आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस, राइट, आपके मम्मी पापा का नाम, घर में कौन कौन है, दीज आर द इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। तो वैसे ही इन्फॉर्मेशन होता क्या है? ऑल द थिंग्स, ऑल द रिसोर्सेज दैट यू गैदर अबाउट योर सेल्फ और अबाउट अदर पर्सन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे एनवायरनमेंट और यहाँ पे हम बनाएंगे बिजनेस, राइट। तो अब इसके बारे में हमको क्या पता चलता है कि अब ना हमेशा याद रखना, हमेशा 2 वे होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन इसने दिया और इसने भी इसको कुछ दिया, राइट। इन्वायरमेंट क्या इन्फॉर्मेशन बिजनेस को देती है? क्या इन्फॉर्मेशन दे सकती है इन्वायरमेंट? सोचो ज़रा, इन्वायरमेंट क्या ऐसा बिजनेस को इन्फॉर्मेशन देगी? ऑफ कोर्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर। इन्वायरमेंट देती है पेस्टल। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन, सोशल इन्फॉर्मेशन देती है, टेक्नोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देती है, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन देती है, इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन देती है। ये सारे टाइप की इन्फॉर्मेशन बिजनेस को कहाँ से मिलता है? बाय इन्वायरमेंट, थ्रू इन्वायरमेंट, राइट। बिजनेस उसको फिर क्या करती है? बिजनेस उसको स्कैन करती है। स्कैन मतलब एनालाइज करती है, एनालाइज करती है और फिर अपने प्लानिंग्स बनाती है। इट हेल्प्स टू फॉर्म्यूलेट द प्लान्स। आपको मेरी बात समझ में आ गई? और कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा टेक्निकल लगता है इफ़ यू वंस रीड द बुक, बट इट्स वेरी इजी। सो इन्वायरमेंट बिजनेस को ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बिजनेस क्या करता है? उसको एनालाइज करता है और फिर हेल्प्स इन प्लानिंग इट। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इट टू प्लान करता है एंड अवॉइड एनी अनसर्टिनिटी, कुछ भी ऐसा कुछ गलत होने वाला हो, थ्रेट्स, तो वो उसको अवॉइड कर सकता है अगर वो प्रॉपरली उसको एनालाइज करे। तो कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको यूज़ कर सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। किसमें? डिसीजन मेकिंग में। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो इन्वायरमेंट बिजनेस को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देती है और उसको वो यूज़ करता है और फिर उसमें एक डिसीजन मेकिंग लेके आता है। अब बदले में, अब बताओ आप, बिजनेस क्या देती है इन्वायरमेंट को? व्हाट डज बिजनेस डू फॉर द इन्वायरमेंट? अब देखो, आप गूगल में जाओगे ना, आपको सारी डेटा मिल जाएगी। कुछ भी गूगल में जाओगे, आप कुछ भी टाइप करोगे, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा।
तो ये क्या हो रहा है, कोई कोई इन्फॉर्मेशन आप वॉलंटरीली देते हो बिजनेस को और कोई कोई इन्फॉर्मेशन आप वॉलंटरीली नहीं देते हो, वो चला जाता है। अगर जैसे अगर आप फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, कहीं पे भी हो, तो आपका जो आपने कुछ भी डाला होगा उस पर, तो वो आपने वॉलंटरीली डाला है, बट देयर आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू विच हैज़ बीन देयर ऑन योर ऑन द सोशल मीडिया थ्रू समवेयर एल्स, राइट। लाइक जैसे कि आपके स्कूल के इन्फॉर्मेशन होंगे, आपके स्कूल के अगर डेटा खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसमें पढ़े थे नहीं पढ़े थे। तो अगर आप स्कूल के डेटा को आप वो करते हो, देखते हो, तो उसमें आपका इन्फॉर्मेशन आप उधर मिल जाएगा, तो दैट वाज इनवॉलंटरी। तो देयर आर फ्यू इन्फॉर्मेशन विच यू प्रोवाइड टू द इन्वायरमेंट इन voluntarily and then some are there which is involuntarily, understood। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं बदले में, हम बिजनेस को ट्रांसमिट करते हैं डेटा, इंफॉर्मेशन, ईदर वॉलंटरीली, मतलब खुद से हम कर रहे हैं, और नॉन वॉलंटरीली, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है, टू वे प्रोसेस हो गया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन समझ में आया आपको कि इन्वायरमेंट क्या करती है, इन्वायरमेंट बिजनेस को बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे बिजनेस प्लान्स फॉर्मुलेट करता है, डिसीजन मेक करता है और अवॉइड करता है कोई भी अनसर्टेनिटी अगर हो तो। एंड बदले में हम क्या करते हैं, हम भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं टू द इन्वायरमेंट, बैक टू द इन्वायरमेंट, बट इट मे बी वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच यू नीड टू नो इन दिस पैराग्राफ, दैट इज व्हाट इज अ डेटा। नाउ सी, please write this, any data that has commercial value, important है ये, ठीक है, that has commercial importance is called information। मतलब क्या हुआ, बात समझो, एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, बुक में भी है आपका, सपोज फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन लॉ में कुछ चेंजेस कर दिए, पॉल्यूशन के लॉ में कुछ चेंजेस कर दिए। तो ये आपने पढ़ा न्यूज़पेपर, राइट, सब ने पढ़ा। तो कोई एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर है, इसने भी पढ़ा, इसने भी ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी, तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन डेटा हो गई, इजंट इट, कि ये डेटा हो गई। अब एक व्हीकल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, मान लो ये बिस्किट मैन्युफैक्चरर था, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, ठीक है ना। अब इसके लिए ये डेटा नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करता है, इसको पोल्यूशन का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बन गया। क्या बन गया, इन्फॉर्मेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो देखो, जो भी डेटा कमर्शियली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, इकोनॉमिकली जो आपको बेनिफिट देने वाला हो, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन जाता है। जैसे फॉर नाउ जो भी सीए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस रिलेटेड है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आगे के पीछे के सारे बकवास है, राइट। तो वो डेटा है, सिंपली इन्फॉर्मेशन वो चीज़ होती है जो आपको कमर्शियली बेनिफिट दे, ठीक है ना। तो वो आपका डेटा नहीं रह जाता, वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन जाता है, क्योंकि डेटा तो आप हर दिन, आपको हर पल मिलता है, कहीं ना कहीं से, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन, आपको हर जगह आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हो, समझते रहते हो। लेकिन काम की चीज़ जो आपके लिए है वो है आपका एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन। सो क्या बोलोगे आप, एनी डेटा विच इज़ ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये समझ में आ गया, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिसोर्सेज। अब जल्दी से चलते हैं रिसोर्सेज के अंदर, कि इसके यहाँ रिसोर्सेज से रिलेटेड रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द बिजनेस एंड एन एनवायरनमेंट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, और जैसे मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया प्लीज़ वैसे ही बना लो, बिकॉज ये ऐसे ही आता है, ठीक है, मतलब फिर आपको इजी होगा लर्न करने को। सॉरी, समटाइम्स आई गेट लॉस्ट। ओके, अब क्या है, ये भी टू वे प्रोसेस है, ये भी टू वे एक्टिविटी है, ठीक है, समझ में आया। तब रिसोर्सेज, अब आप सोचो ज़रा, आप खुद सोचो, एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा जितना आप खुद से समझने की कोशिश करोगे चीज़ों को। एक इन्वायरमेंट बिजनेस को क्या रिसोर्सेज दे सकता है, क्या देगा, और एक बिजनेस बदले में इन्वायरमेंट को क्या देगा।
कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, सबके बदले में सब कुछ देना पड़ता है। तो अब बताओ क्या ऐसा प्रोसेस है, क्या देगा वो? इट इज़ एन इंटरैक्शन प्रोसेस, राइट? यू गिव यू टेक। सो इन्वायरमेंट बिजनेस को ऐसा क्या देगा? वेरी सिंपल, 5 M's देगा। क्या देगा? 5 M's। व्हाट आर दोज? मैन मतलब लेबर देते हैं ना। लेबर हम कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से। मेरे पास थोड़ी ना लेबर रहता घर पे, इन्वायरमेंट में जाएंगे, लेके आएंगे, स्किल्ड लेबर्स लेके आएंगे, जो अच्छे हैं उनको लेके आएंगे। मशीन भी, काम के लिए मशीन चाहिए, वो भी मेरे को इन्वायरमेंट देता है। मनी, ऑफ कोर्स, मनी कहाँ से लाओगे? पेड़ पे तो नहीं उगता, तो मनी कैसे काम करके लाओगे? कहीं और से कमाओगे, राइट? लोन लोगे, कुछ तो करोगे, तो वो भी आपको इन्वायरमेंट से मिलता है। नेक्स्ट है आपका मटीरियल मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स जो भी आपके बिजनेस को चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से मिलता है। एंड देन इज योर मेथड मतलब कैपिटल इंटेंसिव, किस तरीके से आप काम करोगे बिजनेस में, ये सारे मेथड्स। तो ये 5 M कौन देता है? इन्वायरमेंट बिजनेस को देता है ना। तो इसको आप फिर क्या करते हो? ये इंफॉर्मेशन को लेके आप क्या करते हो? तो मार्केट में कितना, और ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों को आप लेते हो, लेके आप क्या करते हो? ये सारी इनपुट्स, ये आपके लिए एक तरीके से इनपुट्स है, राइट? इस इनपुट्स को आप प्रोसेस करते हो ना, प्रोसेस। और प्रोसेस करके आप क्या करते हो? आप आउटपुट निकालते हो जो आप बैक टू द इन्वायरमेंट देते हो टू मीट द डिमांड। क्या करने के लिए? टू मीट द डिमांड। तो मार्केट में आप जब जाते हो तो आप मार्केट को एनालाइज करते हो, एनालाइज करके आप इन्वायरमेंट से ये सारी चीज़ें आप ले लेते हो, लेके फिर उस इनपुट्स को आप प्रोसेस करते हो, प्रोसेस करके आप आउटपुट तैयार करते हो, और इसी आउटपुट को फिर आप फर्दर इन्वायरमेंट के अंदर दे देते हो। तो क्या कैन यू सी द इंटरैक्शन प्रोसेस बिटवीन द बिजनेस एंड द इन्वायरमेंट? तो ये बहुत ही अच्छा सा, आई होप आपको समझ में आया जिस हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ। तो इस तरीके से आपका बिजनेस और इन्वायरमेंट रिलेटेड है इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। गॉट इट? इट इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस परसीविंग द नीड्स ऑफ द एक्सटर्नल। तो ये इंटरैक्टिव क्यों कहा गया है इसको? क्या आपको थोड़ा सा भी कुछ लग रहा है कि वाई दिस इज कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड, मैंने ऊपर वाले के लिए नहीं लिखवाया, इट इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव प्रोसेस। वाई इंटरैक्टिव प्रोसेस? मैं बताती हूँ क्यों। आप मार्केट में जा रहे हो, बात समझना, आप इन्वायरमेंट के अंदर जा रहे हो, आप डिमांड्स को एनालाइज करते हो, आपको एक आउटपुट मिलता है। डिमांड्स को जब आप एनालाइज करते हो तो आपको एक आउटपुट मिलता है ना, आपको एक इनपुट मिलता है ना, सॉरी, आपको मार्केट से पता चलता है कि कंज्यूमर्स कैसे हैं, राइट? आप कंज्यूमर्स की नीड को एनालाइज करते हो, फिर आपको एक इनपुट मिलता है कि अच्छा ऐसा चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? स्ट्रैटेजीज बनाते हो, इनपुट्स, वो सारे इनपुट्स के अकॉर्डिंग फिर आप ये 5 M's जो है वो लेते हो, फिर आप इनपुट करते हो। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस गिव एंड टेक प्रोसेस। मतलब एक बार लेके रुक जाने का नहीं, ये प्रोसेस है। आप लेते हो कुछ, फिर समझते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसको मीट करते हो, फिर आपको लगता है अच्छा वापस चलते हैं इन्वायरमेंट के पास, फिर इन्वायरमेंट से कुछ लेते हो, फिर समझते हो, फिर वापस से आप कुछ इनपुट करते हो। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस गिव एंड टेक प्रोसेस, एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड इंटरैक्टिव प्रोसेस। अंडरस्टूड? तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है बिकॉज यू आर परसीविंग द नीड्स ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, केटरिंग टू देम, satisfying the expectations and meeting the demands. So basically what are you doing? You are परसीविंग मतलब आप उस इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को अपने अंदर ले रहे हो, आप इनपुट को समझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, देन यू आर मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस। आप उस सारे एक्सपेक्टेशंस को पहले फुलफिल करते हो बाय प्रोसेसिंग। आई टोल्ड यू, राइट? यू आर टेकिंग द इनपुट्स, यू आर प्रोसेसिंग इट, एंड देन यू आर गिविंग इट बैक टू द इन्वायरमेंट एज एन आउटपुट एंड मीटिंग देयर डिमांड्स। उसके डिमांड्स को केटर करते हो, केटर मतलब मीट करना। अंडरस्टूड? तो ये था आपका रिसोर्सेज के बीच में इंटरैक्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसमें क्या है, आप समझ जाओ, समझ के जो भी मैंने बोला है वो आप समझ लोगे तो क्वेश्चंस आपका ऐसा ही बनेगा। इतना जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, 5 M's वगैरह, तो ये इसी तरीके से आपका क्वेश्चन फॉर्मुलेट होता है। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दे आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आर एबल टू आंसर। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट वन। इससे क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं अभी बता रही हूँ, इन्फ्लुएंस एंड पावर। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस एंड पावर क्या है, कैसा है, क्या करते हैं, कैसा रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर? तो देखो,
एक बिजनेस है और एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, राइट। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बोला कि बिजनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट, मैंने बोला ना, तो एनवायरनमेंट के पास पावर है क्या टू इन्फ्लुएंस बिजनेस? ऑफ कोर्स है। क्या इन्वायरमेंट में अगर कुछ खलबली हो गई तो क्या बिजनेस में भी होने की चांसेस है क्या? हाँ है, राइट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि इन्वायरमेंट होल्ड्स substantial power and influence over business? Yes. So environment का business के ऊपर काफ़ी हद तक एक influence और power रहता है, right? तो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं? ये भी दोनों तरफ चलेगा, मैं एक एक करके समझा रही हूँ कि इन्वायरमेंट का बिजनेस की तरफ कैसे रहता है। अंडरस्टूड? तो इन्वायरमेंट का बिजनेस की तरफ कैसे रहता है? हाउ डज इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस बेसिकली? तो ये क्या है? इन्वायरमेंट हैज़ कमांड ओवर रिसोर्सेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट का क्या है? कमांड ओवर रिसोर्सेज है। आई मीन इन्वायरमेंट का बता रही हूँ मैं ये। तो इन्वायरमेंट का क्या है? कमांड ओवर रिसोर्सेज है, राइट। कॉम्प्लेक्स है, आपको पता है सारे रिसोर्सेज इन्वायरमेंट के अंदर है। इसके पास इंफॉर्मेशन है, राइट, एंड अदर इनपुट्स, इसका कमांड है। इसके पास कमांड है ओवर रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड अदर इनपुट्स। तो ये क्या करता है? एंड देयरफॉर इट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस, राइट। अगर इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो ये बिजनेस को ये सब नहीं दे पाएगा, तो इट इन्फ्लुएंसेस बिजनेस, राइट। बाय वर्च्यू ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लाइन लिख रही हूँ, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कमांड टू इम्पोज इट्स विल, मतलब अपनी मन मर्जी से, जैसे घर के बड़े होते हैं ना, तो अपनी मर्जी से ये इम्पोज कर सकते हैं। मतलब मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो मैं अपनी मर्जी से बाय वर्च्यू ऑफ माई कमांड टू इम्पोज इट्स विल, मेरा विल मतलब मेरी इच्छा, तो अपनी इच्छा से, अपने चेंजेस के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट क्या कर सकता है? बिजनेस को कमांड कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ पे इन्वायरमेंट इज़ नॉट अ पर्सन, I mean by nature, and by will I mean by the kind of the situation that the environment is having or going through, understood? So जैसा environment होगा, जैसा मैंने बताया था ना environment डायनामिक है, इसकी शेप और नेचर चेंज होती रहती है, तो जैसा environment का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग, उसकी विल के अकॉर्डिंग वो बिजनेस को क्या करेगा? उसके रिसोर्सेज को कमांड करेगा, एंड फिर उसके बाद बिजनेस इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अंडरस्टूड? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन में कैसे आया था? बाय वर्च्यू ऑफ कमांड टू इम्पोज इट्स विल, कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स विल, इम्पोज टू इट्स विल वाला ये क्वेश्चन आया था, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कमांड टू इम्पोज इट्स विल, अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंक्लूसिव है, बहुत सारे रिसोर्सेज इसके अंदर है, तो ये बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तो ईजी था टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यू नो इन्वायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट हैज़ सो मेनी फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट अ बिजनेस। बट अब बिजनेस इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्या कर सकता है, क्या कैसे करेगा, तो ये समझना है मेन, ठीक है? इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं एक बार। तो ये इसमें क्या समझना हमको कि बिजनेस कैसे करता है इन्वायरमेंट को। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ह्यूज बिजनेस है, जैसे इंडिया में ले लो, इंडिया में इतनी सारी ह्यूज कंपनियां हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज, देन देयर इज अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, देन देयर इज बिरला, टाटा, देयर आर सो मेनी ग्रुप ऑफ कंपनीज विच होल्ड which you can say that it has a major influence on our economic structure of India, you know that, right? So if something, for example, if कुछ भी ऐसा लॉ आ जाए या रूल्स आ जाए जो इनको इफ़ेक्ट करे, इन बिजनेस को, तो उसकी वजह से क्या मेरा इंडिया का भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्या? यस, है ना? तो देखो बिजनेस को ना एक इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने के लिए इट हैज़ टू बी वेरी पावरफुल,
what it has to be, it has to be very powerful and has to have the freedom of action. मतलब कि उस मतलब डिपेंडेंसी जो है ना वो थोड़ी कम होनी पड़ेगी on environment, and it is only possible if you are a huge name in the business world. okay, so उस सेंस में आप समझो. तो by virtue अब कैसे वो इन्फ्लुएंस करेगा? by is autonomy. ऑटोनोमी मतलब कि एक अपना सिंगल बॉडी है ये, मतलब कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी ज़्यादा लीगैलिटी से ये अफेक्ट नहीं होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है. इट इज़ सच अ पावरफुल बिजनेस एसोसिएशन दैट इट कैन ऑल्सो कमांड द इन्वायरमेंट इन सिंपलर वेज. तो मैं वही आपको समझा रही हूँ कि इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करना इज़ नॉट दैट ईजी फॉर स्मॉलर फर्म्स. यू एंड मी, वी कांट डू दैट. बट इफ़ the business organization is a huge organization which basically impacts the economical structure of the country, then and only then it can influence the environment. तो हम इधर क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे when it has autonomy. autonomy मतलब basically freedom होता है, freedom of action, right? dictate, then only it can dictate the environment. तब वो अपने इशारों पे नचा सकता है. then it can dictate the terms and mold. mold मतलब उसको अपने हिस्से से तराश सकता है. mold the environment. बात समझ में आ गई? अपने अकॉर्डिंग कर सकता है only if it is a huge company. so by virtue of its command. ये कैसे करेगा? only by virtue of its command. कैसे करेगा? by virtue of its command करेगा. और ये कैसे किया था? कमांड टू इम्पोज इट्स विल, मतलब मेरे को करना है, मेरी इच्छा है. और ये क्या करेगा कि ये कर सकता है तो ये करेगा. अगर ये कर सकता है तो करेगा. अंडरस्टूड? तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि ये कैसे वर्क करता है. Okay, just give me a second. I'll see what is the next topic. because आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव कलेक्टिव ये वाला कट हो गया है, ये है नहीं. तो अब आपका दूसरा है विच इज़ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. तो चलिए से ये लास्ट टॉपिक और कर लेते हैं आज के लिए. सो व्हाट इज़ इट? फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. बेसिकली इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस है, पहले मैं वो करवा दूँ, छोटा सा ही पार्ट है वैसे. तो एक ही चीज़ आप कर रहे हो तब से आपको समझ आ चुका है ये चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है. आई होप सो. ठीक है, अब देखो एक बिजनेस कैसे थ्राइव करेगा, राइट? हाउ विल यू सर्वाइव इन योर कॉलेज और स्कूल? हाउ? by how you interact with your classmates, by how you interact with your teachers. So it all depends on that, how you survive, how you grow in your college or school, right? Similarly a business कैसे environment करेगा? जहाँ रह रहा है उसके आसपास के लोगों से, उसके आसपास के फैक्टर्स से उसको कैसे इंटरेक्ट करना है उस पर डिपेंड करता है हाउ द बिजनेस सर्वाइव्स. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? इट विल थ्राइव द एक्सटेंट to which it will thrive. it मतलब business will thrive depends upon its interaction with the environment. क्या लिख सकती हूँ? yes, with the environment. तो मेरे environment से मैं कैसे interact कर रही हूँ, मैंने क्या रिश्ता रखा है, मेरे factors को मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ, मेरे अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट को मैं कैसे हैंडल कर रही हूँ, मैं अडेप्ट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ. सो दिस इज़ ऑल एन इंटरेक्शन प्रोसेस, राइट? सो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा बिजनेस थ्राइव करेगा या नहीं करेगा. ठीक है? सो तो कंटिन्यूसली बिजनेस को क्या करना चाहिए? इट मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर. कंटिन्यूसली इसको क्या करना चाहिए? मॉनिटर करना चाहिए. किसको? इन्वायरमेंट को. एंड अडेप्ट करना चाहिए, राइट, टू द चेंज. अडेप्ट टू द चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में बता दिया था.
अब इसके बाद वापस से वही सेम पॉइंट है जो मैं बताऊंगी। जब आप ये कर लेते हो, आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि बिजनेस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस के बारे में जो मैं बता रही हूँ, तो उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, अप्रेज करना है, ये लाइन आप एकदम याद कर लीजिए, एंड रिस्पॉन्ड करना है टू द थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन इट्स इन्वायरमेंट। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो यहीं पे मैं आज ओवर कर रही हूँ, बिकॉज नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा डिस्कशन लगेगा उसके लिए, एंड वी विल कंटिन्यू इट। environmental scanning analysis, reasons why we need it, internal external, and then there are few other things which you need to learn, which is very important, and I'll show you the trick also to learn those. So we will be ending the class today. I hope you liked the class, and if you do like the class, please share and subscribe, and do share it with your friends also, so that they can take the help, and also like my class. Thank you so much everyone. See you in the next class, and then we will continue with the rest of the chapter. Thank you. Bye bye.